एक बार की बात है, राजा नाम का एक लड़का था। राजा बहुत ही मनचला था और आती जाती लड़कियों को छेड़ता और मजाक करता रहता था। एक दिन दो सहेलियां रानी और पूजा आपस में बात करती हुई जा रही होती हैं। तभी राजा उन्हें चिढ़ाते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हैं दोनों सहेलियां गोभी का फूल बनकर? जरा हमारी बात भी सुन लो, हमें कौन से कांटे लगे हैं? राजा की बात सुनकर रानी को गुस्सा आ जाता है और वो राजा को सबक सिखाने के इरादे से जाने लगती है। लेकिन पूजा उसे रोक लेती है और बोलती है, कहाँ जा रही हो रानी, इस मनचले से लड़ने? ये तो बना ही जूतियाँ खाने के लिए है, इसे मुंह लगाना ठीक नहीं है। चलो हम अपने कॉलेज चले। पूजा की बात सुनकर राजा हंसने लगता है और कहता है, सही कह रही है पूजा, भला तुम दोनों मेरे मुंह कहाँ लगोगी? तुम्हें तो कोई राजकुमार आएगा लेने, शक्लें देखो जरा अपनी। राजा की बात सुनकर रानी राजा के पास जाती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है। ये ले, अब अपनी शक्ल देखना घर जाकर आईने में, छिछोरा कहीं का। फिर रानी और पूजा वहाँ से चली जाती है, लेकिन राजा को बहुत जोर से गुस्सा आता है। उस दिन से राजा रानी और पूजा से अपना बदला लेने की फिराक में घूमता रहता है। एक रात पूजा और रानी को कॉलेज से लौटने में देर हो जाती है। पूजा रानी से बोलती है, अरे रानी, आज तो बहुत देर हो गई, घर पर पक्का डांट पड़ेगी हमें, मुझे तो डर लग रहा है। पूजा की बात सुनकर रानी कहती है, तू तो बहुत ही डरपोक है पूजा, तेरी शादी के बाद तो भगवान ही मालिक है तेरा। रानी की बात सुनकर पूजा हंसने लगती है। तभी वहाँ राजा आ जाता है और बोलता है, और कहाँ जा रही है तुम दोनों इतनी रात में मेरे बिना? कहो तो तुम दोनों के साथ मैं भी चल दूं। राजा की बात सुनकर रानी बोलती है, बहुत ही बेशर्म है तू राजा, इतनी बेइज्जती के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा, दफा हो जा नहीं तो बंदर की तरह लाल कर दूंगी। रानी की बात सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, बहुत ही ज्यादा घमंड है तुम दोनों को, आज मजा चखाता हूँ तुम दोनों को। ऐसा कहकर राजा अपने हाथ से इशारा करता है। इशारा करते ही उसके दोस्त चंगू और मंगू वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों रानी और पूजा को पकड़ लेते हैं। बहुत सही पकड़े हैं भैया, बोलो इन लड़कियों का क्या करना है? इन दोनों ने बहुत तंग किया है आपको। करना क्या है? वही जो हम और दूसरी लड़कियों के साथ करते हैं। इन दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तो जरूर देनी पड़ेगी। हाँ? ऐसा कहकर वो तीनों रानी और पूजा का गला दबाने लगते हैं। आह, आह, छोड़ दो मेरा गला, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ दो। लेकिन वो तीनों दरिंदे पूजा और रानी का गला नहीं छोड़ते, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। मंगू राजा और चंगू से बोलता है, अरे राजा भैया, लगता है ये दोनों मर गई हैं। इससे पहले हम तीनों को कोई देखे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वो तीनों मिलकर रानी और पूजा की लाश को एक सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रानी और पूजा मरने के बाद चुड़ैल बन जाती हैं। रानी, इस राजा ने हमें मार डाला, चलो इसे मारकर अपना बदला लेते हैं। पूजा की बात सुनकर रानी बोलती है, नहीं पूजा, इसे इतनी आसान मौत नहीं दे सकते हम। इस मनचले को ऐसी मौत देंगे जिससे फिर कभी कोई मनचला किसी लड़की को नहीं छेड़े। फिर इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और राजा को भी एक कामिनी नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है। एक दिन जब राजा और कामिनी मिलते हैं, तब राजा कामिनी से बोलता है, कामिनी, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? अरे जिंदगी जीने के लिए शादी की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ बिना शादी के ही रहूंगी। फिर कामिनी राजा के घर आकर रहने लगती है। मंगू, एक बात बोलूं, ये अपने राजा भैया की किस्मत है बड़ी जोरदार। देखो ना, कामिनी भाभी जैसी लड़की मिली है इन्हें। तो भाई तेरे सीने में क्यों दर्द हो रहा है? चुपचाप चल यहाँ से, हर की कहीं का। फिर कामिनी और राजा अपने कमरे में जाते हैं। कामिनी शादी का घूंघट पहनकर बैठी होती है। ये देखकर राजा बोलता है,
अरे भाई, अब भी शर्मा रही हो? अरे मैं वही हूँ, तुम्हारा पहले वाला राजा, कोई नया पड़ोसी नहीं। राजा की बात सुनकर कामिनी बोलती है, हाँ जी पता है, आप ही हो गली के मन चले, लेकिन ये तो रस्म होती है ना। कामिनी की बात सुनकर राजा हंसते हुए कामिनी के पास जाता है और उसका घूंघट उठाता है, लेकिन घूंघट उठाते ही डर के मारे चिल्लाने लगता है। राजा की आवाज सुनकर चंगू और मंगू वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर राजा बोलता है, अरे चंगू मंगू, यहाँ चुड़ैल है। कामिनी ना जाने कहाँ चली गई। राजा की बात सुनकर चंगू मंगू हंसने लगते हैं। मंगू बोलता है, लगता है राजा भैया शादी की खुशी में अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। अरे ये कामिनी भाभी ही हैं। कामिनी भी राजा के पास आती है और बोलती है, क्या तुम भी राजा, कैसे मन चले हो? एक लड़की पास आई तो घबरा गए। वहाँ कामिनी को देखकर राजा शांत हो जाता है और चंगू मंगू को जाने के लिए कहता है। उनके जाने के बाद राजा फिर से कामिनी के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो कामिनी को देखता है उसे फिर से चुड़ैल दिखाई देती है। अरे मर गया रे, चुड़ैल आ गई। चंगू मंगू इधर आओ और इस चुड़ैल से बचाओ। राजा की आवाज सुनकर चंगू मंगू से बोलता है, सो जा यार मंगू, लगता है ये राजा भाई शादी की खुशी में पागल हो गए हैं और ये रात बीत जाने के बाद ही ठीक होंगे। उधर राजा डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगली सुबह राजा उठता है। कामिनी उसके पास ही बैठी होती है। राजा के होश में आने के बाद कामिनी उसे बोलती है, आप भी ना राजा बहुत वो हैं, भला ऐसे भी कोई सोता है? चलो उठो और नहा लो, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। लेकिन राजा कामिनी से बहुत ज्यादा डरा होता है। वो कुछ नहीं कहता और नहाने चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? कभी ये कामिनी चुड़ैल दिखती है, कभी ये लड़की, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। तभी राजा के पीछे चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। राजा पीछे घूमता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कौन हो और क्यों मेरा पीछा कर रही हो? छोड़ दो मुझे। लेकिन चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, तेरा पीछा छोड़ दूं? ये तो अब तेरी मौत के बाद ही छूटेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। रात में चंगू मंगू अपने घर पर बैठे शराब पी रहे होते हैं। तभी मंगू बोलता है, यार एक बात तो बता चंगू, ये राजा भैया ने सही नहीं किया। उन दोनों लड़कियों को मारकर कहीं वो भूत बन गई तो। तुम बहुत ही मनहूस टाइप के आदमी हो यार। रात में शराब के साथ ऐसी बातें करता है कोई? अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, चुप करके दारू पी। फिर चंगू और मंगू शराब पीने लग जाते हैं। तभी वहाँ दोनों चुड़ैलें आ जाती हैं और एक चुड़ैल बोलती है, कौन कहता है भूत नहीं होते? मैं हूँ ना। ऐसा कहकर पूजा और रानी चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है और चंगू और मंगू को मारने के बाद पूजा चुड़ैल बोलती है, रानी इन जमूरों को तो हमने मार दिया, लेकिन उस शैतान को कैसे मारेंगे? तभी वहाँ कामिनी आ जाती है। उसे देखकर रानी और पूजा चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, कामिनी तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमारा साथ दिया इस बदले को लेने में। इसके बाद कामिनी अपने घर चली जाती है। वहाँ राजा डरा बैठा होता है। राजा को देखकर कामिनी बोलती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है राजा, तुम्हारी समस्या का हल है कि तुम उन चुड़ैलों से शादी कर लो, और क्योंकि एक बार तुम उनके पति बन गए तो वो तुम्हें अपना पति होने के कारण नहीं मार पाएंगे। राजा को कामिनी की बात ठीक लगती है और वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह रानी और पूजा चुड़ैलें राजा के घर आ जाती हैं। राजा तुम यही चाहते थे ना? देखो वही हो रहा है, हम तीनों की शादी हो रही है। फिर तीनों की शादी हो जाती है, लेकिन राजा की शादी होते ही कामिनी भी चुड़ैल बन जाती है। ये दोनों नहीं मार सकती, लेकिन मैं तो मार सकती हूँ ना। तुम भी चुड़ैल थी, लेकिन कैसे? नास मिटे भूल गया,
इन दोनों की तरह ही तूने मुझे भी मार डाला था। मैं मीना हूँ। ऐसा कहकर मीना अब दुष्ट राजा को मार डालती है। बेटी कमला, अब तू अपना ध्यान रखा कर। अब काम वाम पर ज्यादा ध्यान मत दिया कर। मैं नहीं चाहती कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। देख बहू, मेरे पोते को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तू एक बेटे को जन्म दे और मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊं। कुछ दिनों बाद श्याम के घर में 3 बेटियां पैदा हो जाती हैं, जिसे देखकर बुढ़िया का माथा चढ़ जाता है और वो कमला के बारे में मन ही मन सोचती है। ये कलमुही जब से घर में आई है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और अब इसने बेटे की जगह 3 बेटियों को जन्म दे दिया है। अब इनकी परवरिश कैसे होगी? ये तो मेरे बेटे की सारी कमाई ही खा जाएगी। फिर तीनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं और वो एक दिन बुढ़िया के पास आती है। दादी दादी, हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो ना। ओहो मनहूस लड़कियों, मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मुझसे दूर रहो और मेरी तरफ से भूखी मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादी, आप हमसे प्यार क्यों नहीं करती हो? हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने तेरी माँ से कहा था मुझे लड़का दे दो, लेकिन जन्मी भी तो 3 लड़कियाँ। दादी, क्या लड़कियाँ होना कोई गलत बात होता है? लड़कियाँ तो अच्छी होती हैं। माँ कहती है हम बहुत भाग्यशाली हैं। अच्छा, तो तू अब मुझसे जुबान लड़ाएगी? अभी तुझे बताती हूँ। फिर बुढ़िया उसे पीटने लगती है। तभी कमला वहाँ पर आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? बच्चियों पर हाथ कौन उठाता है? ये बहुत गलत बात है माँ जी। बेटी तो ईश्वर का वरदान होती है। तभी बुढ़िया तिलमिलाते हुए बोलती है, बहू तू मेरे बीच में मत बोल। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और ना ही तेरी ये बच्चियाँ अच्छी लगती हैं। फिर सबसे छोटी बच्ची अपनी दादी से कहती है, बुढ़िया तू भी हमें अच्छी नहीं लगती है। तू भाग जा हमारे घर से। 24 घंटे बकर 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 करती रहती है। जब देखो हमारी माँ को हमें सुनाती रहती है। देखो देखो, कल की छोकरी मुझसे ही बातें बनाने लगी है। देख मैं अब तेरा क्या हाल करूँगी। बुढ़िया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह बुढ़िया जल्दी उठती है और वो देखती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तो बुढ़िया के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो छोटी लड़की जो कि सोई हुई होती है उसके पास जाती है। देख लड़की, अब मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। आज तुझे मैं सबक सिखा दूंगी। हाँ। फिर बुढ़िया उसे उठाकर एक छोटे से कपड़े में बांध देती है और तेज बारिश में उसे बाहर छोड़ कर आ जाती है। पर छोटी की आंख तभी खुल जाती है और वो अपनी दादी को ऐसा करते हुए देख लेती है। उधर कमला करते हुए संकट आ गया है। पर छोटी कहाँ गई? इतनी जल्दी तो उठती नहीं है, हो सकता है बाहर। तभी कमला अपनी छोटी बच्ची को पूरे घर में ढूंढती है और उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। तो वो घर के बाहर देखती है, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। हे भगवान, ये रातों रात इतनी बारिश कैसे हो गई? ये अचानक सब क्या हो गया? मुझे अपने परिवार को बचाना होगा। ये तेज बारिश बहुत ही खराब है। तभी कमला डरती हुई अपनी सास के पास आकर बोलती है, माँ जी, मुझे छोटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। आपने उसे देखा है क्या? वो मुझे पूरे घर में कहीं नहीं दिख रही और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अब हम उसे कहाँ ढूंढे? नहीं, मुझे क्या पता तेरी छोकरियाँ कहाँ है। रात में तेरे साथ तो सोई ही थी और घर का दरवाजा बंद था, वो बाहर कैसे जाएगी? फिर कमला छोटी को ढूंढती हुई घर के बाहर जाती है। छोटी, छोटी, तू कहाँ है बेटा? छोटी। कमला तभी गांव की नहर के पास से जाती है। तभी उसे पेड़ के नीचे अपनी साड़ी का कपड़ा दिखाई देता है। अरे ये तो मेरी साड़ी है जो मैं रात को रख कर सोई थी। अचानक से यहाँ पेड़ के पास कैसे आ गई? ये सब कैसे हुआ? तभी कमला दौड़ती हुई पेड़ के पास जाती है और अपनी छोटी लड़की को वहाँ से उठाकर घर ले आती है। और छोटी को बहुत तेज बुखार था। जब वो सही होती है तो वो अपनी माँ को सब बता देती है। तो कमला गुस्से से अपनी सास से बोलती है, माँ जी, अगर आपको मेरी लड़कियाँ पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे घर को छोड़कर चली जाती हूँ। पर आज तुमने उन्हें मारने की कोशिश करके सही नहीं किया। तुम हमेशा ऐसे ही रहना, बिना बच्चों के। तुम्हें लड़कियाँ पसंद नहीं ना, जबकि तुम खुद एक लड़की रही होंगी। बहू, हाँ हाँ, तुझे मेरे घर से जाना है तो तू चली जा। कम से कम मेरा पीछा तो छूट जाएगा। माँ जी, मैं तो कहीं नहीं जा रही। ये घर आपके बेटे का है तो मेरे पति का भी है। अगले दिन बुढ़िया का भतीजा अपने बेटे के साथ रहने के लिए आता है। बुढ़िया उसके लड़के को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कमला को ताने देती है। देख,
ये होता है चिराग। मेरे भतीजे की बहू ने पहला बच्चा पैदा किया, वो भी लड़का, और एक तू है, 3 लड़कियां ही पैदा कर दी। माँ जी, बेटा हो या बेटी सब एक समान होते हैं, आप क्यों बच्चों में भेदभाव करती हो? फिर वो लड़का कमला की तीनों लड़कियों को तंग करने लगता है, उनके बाल पकड़कर खींचने लगता है, जिससे तंग आकर छोटी बेटी उसको धक्का दे देती है। तभी बुढ़िया वहाँ आ जाती है। क्यों रे लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पोते को धक्का दिया, अब तुझे बताती हूँ मैं। फिर बुढ़िया छोटी बेटी को थप्पड़ मारती है। छोटी बेटी रोने लगती है और कहती है, दादी तुम बहुत बुरी हो, गलती इसकी थी और तुमने मुझे ही मारा। देख लेना एक दिन भगवान आपको इस बात की सजा जरूर देगा। हाय राम, पिद्दे भर की लड़की और मुझे भगवान का डर दिखा रही है। कमला, अपनी इस मनहूस लड़की को यहाँ से लेकर चली जा, वरना इसकी खैर नहीं। कमला अपनी बेटी को ले जाती है। फिर कुछ दिनों बाद बुढ़िया को बहुत तेज बुखार हो जाता है। वो दर्द से कराह रही होती है। तभी वो देखती है कि कोई उसके पास खड़ा था, जो उसे कह रहा था, दादी जी दवाई खा लो, आपको बुखार है, मैं अभी आपके लिए ठंडे पानी की पट्टी लेकर आती हूँ, इससे आपको आराम मिल जाएगा। बूढ़ी देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि बुढ़िया की सबसे छोटी वाली पोती ही थी, जिसे वो पानी में फेंक कर आई थी। ये देखकर बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले लगाते हुए कहती है, बेटी, मैंने तुम लोगों के साथ कभी भी अच्छा नहीं किया, फिर भी तुम्हारी अच्छाई ने मेरा दिल ही जीत लिया और मुझे पता चल गया है कि लड़कियां और लड़के सब एक जैसे होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता, बल्कि लड़कियां लड़कों से बढ़कर ही होती हैं। तभी कमला ये सब देखकर बोलती है, माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा सपना साकार हो गया, आपने आज मेरी बच्चियों को अपना लिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और अब से हमारे घर में बेटा और बेटी में कभी कोई भेदभाव नहीं होगा। उस दिन के बाद से पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। मॉर्निंग में स्टेट बैंक से एक चोर चोरी करके फरार हो जाता है। बैंक का ऑनर डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करता है। मेहुल बैंक में आ जाता है और बैंक की सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है। सीसीटीवी फुटेज में कार तो मेंशन होता है, लेकिन कार का मॉडल नंबर कैप्चर नहीं होता। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मेहुल सिमिलर कार के 3 लोगों को सस्पेक्ट करते हुए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है और तीनों को पुलिस स्टेशन बुलाता है। पुलिस स्टेशन आने के बाद मायरा अपने स्टेटमेंट देते हुए कहती है, 3 दिन से मेरी कार गैराज में रखी हुई है, खराब है, मुझे कुछ नहीं पता। उस्मान भी मेहुल को स्टेटमेंट देते हुए कहता है, मेरा लेग फ्रैक्चर है, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, मुझे भी कुछ नहीं पता। नौमान भी अपने स्टेटमेंट देते हुए कहता है, मेरा हाथ फ्रैक्चर है, मुझे भी रॉबरी के बारे में कुछ नहीं पता। तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से चोर कौन है। दोस्तों, क्या आप इन तीनों को देखते हुए बता सकते हो इन तीनों में से चोर कौन है? इन तीनों में से बैंक की रॉबरी उस्मान ने करी है। उस्मान का राइट लेग फ्रैक्चर है, जबकि उसने स्टिक लेफ्ट हैंड से पकड़ी हुई है, यानी वो झूठ कह रहा है, इसलिए मेहुल समझ जाता है। दोस्तों, क्या आपने भी यही चीज नोट किया था? कमेंट में बताना।